के युवाओं को नशे में कौन डुबो रहा है? देश के कई राज्य में तेजी से फैल रहा नशे का कारोबार। भोपाल से पकड़ी गई 92 करोड़ की ड्रग्स। भारत में बढ़ रहे नशे के व्यापार पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के वकील का रूह कपा देने वाला खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हमारे देश में यूं तो कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के भविष्य यानी हमारे युवाओं को खराब कर रहा है, उन्हें दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है, जहां पर उन्हें अपने देश से मतलब होना चाहिए, अपने परिवार से मतलब होना चाहिए, अपनी जिंदगी को वो बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि देश आगे बढ़े, इस पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और जिस एज में होना चाहिए उस एज में हमारे नौजवान जानते हैं क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर सामने आई जहां पर एमडी ड्रग्स, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है एमडी ड्रग्स क्या है, मैं तो खबर पढ़ रही थी, विस्तार से पूछूंगी अभी अश्विनी सर से। तो एमडी ड्रग्स बरामद हुई है जिसकी कीमत जानते हैं कितनी है? 92 करोड़ और 61.2 किलो एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ भोपाल का केस हो गया। पंजाब हमेशा से इस चीज के लिए बदनाम रहा है और अब तो यूपी, दिल्ली और अलग अलग कोनों से इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कैसे युवाओं को ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। अलग अलग तरीके अब इजाद कर लिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो बल्कि मैं तो बोल भी रही थी कि आप कई बार ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाते हैं। चरस, कोकीन, ये एमडी, ये सब ऑब्वियसली खतरनाक है हमारे युवाओं के लिए, या जो भी इसका सेवन कर रहा है, फिर ये धड़ल्ले से बिक कैसे रहा है? 92 करोड़ की 61.2 किलो एमडी ड्रग्स अकेले भोपाल से बरामद हो गई। छोटे छोटे कमरों में फैक्ट्रियां खुल जा रही हैं, किसी को पता ही नहीं है। देखिए, इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार है। जितना ड्रग कारोबार है, इसमें बहुत सारे ड्रग कारोबारी तो खुद ही आजकल नेता बन चुके हैं। बहुत सारे ड्रग कारोबारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रग कारोबारी सांसदों, विधायकों को चुनाव लड़ने में मदद कर रहे हैं, तो बाद में उनके बदले उनको प्रोटेक्शन मिलता रहता है। ड्रग कारोबारियों का अच्छा नेक्सस हो जाता है वहाँ के कलेक्टर, कप्तान से, तो भी होता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और खासतौर पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने पकड़ा। बिल्कुल नम्रता जी, मैं हर सप्ताह सैटरडे संडे दिल्ली से बाहर रहता हूं और शनिवार रविवार में मेरे जनरली 2 से 3 जिले में कार्यक्रम होते हैं। मैं पिछले 2 वर्षों से जब भी जाता हूं जहां पे मेरा कार्यक्रम होता है, तो जब बैठक करते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो हम साथ में पूछते हैं, भाई आपके यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला सवाल आता है, उत्तर आता है, जी नशा। अब मैं अभी लेटेस्ट बता देता हूं। मैं 14 अगस्त को वर्धा में था, 15 अगस्त को नागपुर में था, 16 अगस्त को प्रयाग में था, 17 अगस्त को सतना और सीधी में था, एमपी में। और सभी जगह एक ही हमको बताया गया, सबसे बड़ी हमारी समस्या नशा है। मैं जून के महीने में, इस साल जून में, मैं 20 जिलों में गया था। 5 जिले कर्नाटक के थे, 3 या 4 जिले आंध्रा के थे, 3 जिले तेलंगाना के थे, फिर 3 जिले महाराष्ट्र एमपी के थे, 2 जिले यहाँ पे थे अपना महाराष्ट्र के थे। अंतिम मेरा कार्यक्रम हुआ था लद्दाख में, जून के महीने में बता रहा हूँ। इस बार जून के महीने में 30 दिन में मैं 20 जिलों में गया था और हर जगह एक कॉमन उत्तर था, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रग है। लद्दाख में भी एक कॉमन उत्तर हो गया हमारे यहाँ। सबसे कड़वी सच्चाई यह है, भारत के लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान, भारत की लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। हर हफ्ते 4, 6, 10 हत्या हो रही है इस नशे के कारण। जो ये छोटी छोटी जब बच्चियों का बलात्कार होता है ना, 1 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची जब बलात्कार होता है, तो उसका जब केस बनता है तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ के पुलिस कप्तान से या उनसे बात करने के लिए, भाई कौन था जिसने बलात्कार किया। उसमें कॉमन फैक्टर आता है, वो ड्रग एडिक्ट था। सामान्य बुद्धि और सामान्य विवेक का व्यक्ति 1 साल 2 साल की बच्ची से बलात्कार कर ही नहीं सकता। आप इसको समझिए। हत्या बढ़ रही है। हरियाणा में अभी एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दिया, वो पैसे मांग रहा था ड्रग खरीदने के लिए, मां ने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया क्योंकि पत्नी उसको पैसे नहीं दे रही थी ड्रग के लिए। कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां अपने पिता को मार दिया। मतलब इस नशे का कारोबार है, इस नशे में डूब के
माता की हत्या हो रही है, पिता की हत्या हो रही है, भाई रोक रहा है, भाई की हत्या हो रही, बहन समझा रही, बहन की हत्या हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन संसद और विधानसभा में ड्रग के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। ये जो कानून है ये महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। सिंगापुर में पहले का नियम ये था कि अगर ड्रग मिलने पे देखते ही गोली मार देंगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ा हंगामा हुआ कि नहीं देखते गोली कैसे मार देंगे भाई, ट्रायल होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो उन्होंने कानून बदल दिया कि ठीक है ड्रग मिलेगी अब हम फांसी दे देंगे। भारत का एक व्यक्ति सिंगापुर में 1 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था, दे दिया फांसी। किसी की हिम्मत नहीं वहां पे सिंगापुर में गांजा लेके चला जाए। और भारत में चरस, अफीम, कोकीन, सुल्फा, पता नहीं इतने नाम हर जगह मिल रहा है। और एक नई जो मुझे अभी पता चला, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट बनी हुई है, ड्रग्स लेने की, ड्रग लेने की वेबसाइट बनी है, और उन वेबसाइट्स पे इस ड्रग का कोड बना हुआ है। अच्छा। किसी का कोड है पिज्जा, किसी का कोड है बर्गर, किसी का कोड है समोसा, किसी का कोड है चिप्स, किसी का कोड है कुरकुरा, ऐसे अलग अलग चीजों का। तो जो घर में सप्लाई हो रही है, माता पिता तो सोच रहे हैं हमारा बच्चा तो कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, हमारा बच्चा तो पिज्जा मंगा रहा है, हमारा बच्चा तो बर्गर मंगा रहा है। बाकायदा उस पिज्जा के जो डब्बा है ना, पिज्जा का डब्बा, उसी में ड्रग भी आ रही है। वो जो बर्गर का डब्बा आ रहा है ऑनलाइन घर पे आ रहा है, उसमें ड्रग भी आ रही है। वो कुरकुरे का जो पैकेट है, उस कुरकुरे के पैकेट के अंदर ड्रग भी आ रही है। चिप्स के पैकेट में ड्रग आ रही है। वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर सब बाकायदा कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है, उसमें भी ड्रग आ रही है। ये हो रहा है मैं दिल्ली एनसीआर में जो रेव पार्टियां जब होती है, मैं कोशिश करता हूं पुलिस से, जो थानेदार हो या एसीपी डीसीपी से बात करके, इतनी बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, लॉ कॉलेज के बच्चे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे, हम आप जहां बैठे हैं ना, ऐसा नोएडा का कोई कॉलेज नहीं है जहां ड्रग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑन स्पॉट मिल जाएगी। मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, मैंने पूछा भाई ड्रग के क्या बोल रहे हैं, बोले साहब कहो तो यही अभी मंगा के दिखा देते, व्हाट्सएप पे ऑर्डर करेंगे, आप फट से डिलीवरी हो जाएगी। ये सिचुएशन हो रही है भारत में। ये एक तरीके से कैंसर जैसा बढ़ गया है, और उसका कारण ये है, आज तक न किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई, आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं किया, आज तक किसी ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप नहीं खत्म किया। जब नहीं खत्म किया तो खौफ कैसे पैदा होगा। ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, जिसके कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, इसके लिए विधायिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। मैं सबको कह रहा हूं, भारत में लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं, इसके लिए संसद जिम्मेदार है, क्योंकि संसद में ड्रग के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। इस घटिया कानून को बदलने के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। ये जो भारत में ड्रग के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो गए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो आर्टिकल 142 की पावर है, उसको कभी यूज ही नहीं किया। दुनिया भर की चीजों पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं, दुनिया भर की चीजों पे सुनवाई करते हैं। 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच सुनवाई करती है। आधार जैसे केस में 40 दिन सुनवाई हो रही है, 30 दिन सुनवाई हो रही है। क्या मतलब है? अरे जिसके कारण हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, पूरे परिवार में अराजकता फैली हुई है, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं अभी दिल्ली में एक हॉस्पिटल है इभास, वो मेंटल हॉस्पिटल है, मैं वहां के डॉक्टर से बात किया, ये जो लोग इतने सारे मानसिक रूप से बीमार आ रहे हैं, इसमें एज कैसी है? तो जानते हैं सबसे ज्यादा 20 से 30 साल के लोग मेंटल जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये मानसिक बीमारी तो 40-50 साल वालों को होनी चाहिए। भाई बच्चा नहीं हो रहा है, बाजपन हो, नपुंसकता हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, कुछ और हो, तब अदर मानसिक बीमारी। तो उन्होंने बताया साहब ये जो मानसिक बीमारी है ड्रग के कारण हो रही है। वो गांजा पीने से, चरस पीने से, अफीम पीने से, कोकीन खाने से, इसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो रही है। अब माता पिता सोचिए जरा, माता पिता ने भेजा उसको यूपी बिहार से बच्चे को दिल्ली पढ़ने के लिए, यहाँ वो ड्रग एडिक्ट हो गया, वो गांजा एडिक्ट हो गया। माता पिता पैसा भेज रहे हैं कि यार हमारा बच्चा दिल्ली गया, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा और कलेक्टर बनेगा। अब बच्चा यहाँ बैठ के गांजा पी रहा। और कितनी बड़ी बात है कि अप्रोचेबल है, एकदम अप्रोचेबल है। मतलब इससे ज्यादा तो अप्रोचेबल कुछ है ही नहीं है। आप थाना अप्रोचेबल नहीं है, तहसील अप्रोचेबल नहीं है, स्कूल अप्रोचेबल नहीं है, हॉस्पिटल में लाइन है, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाइन है, और ड्रग घर बैठे बैठे आ रही, कहीं लाइन नहीं लगी हुई है। चाय की दुकान पे गोलियां मिल रही है, एमडी सुल्फा सब मिल रही है, पान की दुकान पे मिल रही है, हुक्का बार, बियर, डांस बार, सट्टा बार तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं स्कूल कॉलेज के आसपास जो चाय की टपरी है, जो फल बेच रहा है, जो केला बेच रहा है, जो जूस बेच रहा है, वो ड्रग दे रहा है। क्यों? क्योंकि खौफ नहीं। हम पकड़ते भी है तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेते, जिसके हाथ ड्रग, मान लो होता क्या, अभी तक पैटर्न देखिए,
अच्छा भाई ठीक है, हंगामा हुआ, लोगों ने नाराजगी जताई, मतलब थोड़ा सा गुस्सा किया, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, वो जो ड्रग बेचने आया था उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। कभी उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछेंगे कि ये बता तुझे कौन दे रहा है। उसको पकड़ते, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग पूछते तुम्हें कौन दे रहा है। अल्टीमेटली ये चैन ऊपर तक जानी चाहिए ना। हम भारत में नशे का कारोबार तब बंद होगा जो मेन सप्लायर जो मुंबई में बैठा हुआ है या चंडीगढ़ में बैठा हुआ या पंजाब में कहीं बैठा हुआ, जब उसको पकड़ेंगे तब जाके ये रुकेगा। अगर हम कसाब को फांसी दे सकते हैं, आतंकवाद आया था ना, आतंकवादी, जब तो हम ड्रग सप्लायर को फांसी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एक नहीं है ना ड्रग सप्लायर। नहीं, कसाब ने 300 लोगों को मारा, ड्रग सप्लायर तो 3-3 हजार लोगों को मार रहे हैं साल में, 30,000 करोड़। सब ज्यादा रोड एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? नशे में हो रहा है। और रोड एक्सीडेंट जो नशा करके गाड़ी चला रहा है केवल उसी का नहीं हो रहा है, वो दूसरे लोगों को मार रहा है। हत्या ही तो है इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट हत्या है ना भाई। वो ड्रग लेके जा रहा है, गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला के कार के ऊपर चला दे रहा है। वो ट्रक ड्राइवर, ट्रक का तो कुछ नहीं हो रहा है, जो नशे में है उसका कुछ नहीं हुआ, वो तो ट्रक चला रहा है, ट्रक में ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, पूरे परिवार को उसने कुचल दिया, 10 आदमी 5 आदमी जितने कार में बैठे मर गए। इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? घटिया कानून बदलना किसकी ड्यूटी? संसद की। घटिया कानून ठीक करना किसकी ड्यूटी? जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना किसकी ड्यूटी? सरकार, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संसद चलने कहाँ दी जा रही है? समस्या यही है। चुनाव आयोग के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे, और ये जो तमाम तरीके के मुद्दे, एसआईआर का मुद्दा लेकर जो पूरे सांसद हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, विपक्षी दल के नेता। संसद चल कहाँ रही है? इस पर तो बल्कि हमें अलग से चर्चा करनी थी, पर अब जब बात उठी है तो कर लेते हैं चर्चा। कहाँ चलने दी जा रही है संसद? इसलिए नहीं चल रही क्योंकि भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। दुनिया में कितनी बार कह चुका हूं, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून बना दिया जाए, ये नेता सब सुधर जाएंगे। ये जितने सफेद पोश हैं, कोई खटाखट दूंगा, कोई कहता है फटाफट दूंगा, कोई कहता है 1,000 दूंगा, कोई कहता है 2,000 दूंगा, कोई 5,000 दूंगा, फिर झूठे आरोप, झूठी बातें, झूठे इरादे, सब झूठे झूठे। वो चल क्यों रहा है? क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है। अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। आपको पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है हमारे देश का? कि झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोले, हाँ, कौवा भी नहीं काटता। हमारे देश में क्या है, झूठ बोलना पाप है। हाँ, कहाँ पाप है? क्योंकि सब बोल रहे हैं। पाप से लोग डरते कहाँ हैं? कहाँ डरते हैं? अरे पाप से डरते तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ थोड़ी बोलते। झूठ तब रुकेगी जब झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में भी अलगाववादी, माओवादी, नक्सली सब पकड़े जाते हैं, चोरी लूट झपटमारी करने वाले पकड़े जाते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती, कोई सच नहीं बोलता। सच बोल भी दिया तो वहां जाके कोर्ट में झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं जी, ये जितना पुलिस ने कहा सब झूठ है। एक नाम था डेविड कोलमैन हेडली, अमेरिका का आतंकवादी था। उसने रेकी किया था। जैसे उसको अमेरिका की पुलिस ने पकड़ा, बोले तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ जी रेकी किया। जानते क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। अगर वो कह देता कि हाँ जी रेकी नहीं किया तो सच तो उगलवा ही लेते, उनके पास तो कानून है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और टेस्ट में कंफर्म हो जाता, तो 5 साल रेकी करने वाली सजा और 10 से 20 साल झूठ बोलने वाली सजा क्या होता। एक व्यक्ति था, शर्ट चोरी किया, बोले तूने शर्ट चोरी किया? बोले हाँ जी चोरी किया। क्योंकि चोरी करने की सजा 5 साल है, झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। हमारे यहाँ कोई सच कहाँ बोलते? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमने झूठ को फ्रीडम ऑफ स्पीच बना रखा है, झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। सारे काम झूठ के बुनियाद पे हो रहे हैं। जितने भी जासूसी है झूठ बोल के, गद्दारी झूठ बोल के, नेता झूठ बोल रहे, सफेद पोस्ट झूठ बोल रहे, नगर निगम के बाबू झूठ बोल रहे, आईटी ऑफिस के बाबू झूठ बोल रहे। ये सारा जो खेल चल रहा है वो झूठ से चल रहा है। भगवान श्री राम का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान महावीर जी का देश है, भगवान गौतम बुद्ध का देश है, भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का देश, भारत जो है गुरु गोविंद सिंह जी का देश। सारे देवी देवता भारत में जन्म लिए। हनुमान जी का जन्म स्थान भारत, राम कृष्ण भगवान महावीर सबका जन्म स्थान भारत। और यहाँ इतनी झूठ है। जापान में कोई भी देवी देवता जन्म नहीं लिया, कोई महापुरुष ने वहां जन्म नहीं लिया। देखिए वहां सब एकदम सतयुग चल रहा है। वहां पे भारत में कलयुग चल रहा है, जापान में सतयुग चल रहा है। भारत में अराजकता है, सिंगापुर में राम राज्य है। क्यों? कानून का खौफ है। मैं बार बार कहता हूं, ये सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, बहुत बौद्धिक बातें करने से, एडिटोरियल लिख देने से कुछ नहीं होगा। और मैं कहता हूं भारत में राम राज्य भी फिर आ सकता है, भारत में फिर से सतयुग आ सकता है।
पूरी दुनिया में सतयुग नहीं, भारत में सतयुग है। सिंगापुर जापान में सतयुग, वहां तो कलयुग भारत में ही है, वहां उधर सतयुग चल रहा है। इसको बदलने का एक ही तरीका है, नियम कानून बदले, व्यवस्था बदले, ये झूठ भी बंद हो जाएगी, फरेब भी बंद हो जाएगी। और इतना पॉलिटिक्स में झूठ तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल धंधा है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़, कम से कम 50 करोड़ कमाओ। इतना भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा धंधा है कि जो आदमी चुनाव लड़ने के पहले साइकिल से चलता है, स्कूटर से चलता है, वो पार्षद बनते ही फॉर्च्यूनर खरीद लेता है। जो आदमी स्कूटी से चल रहा था, बाइक से चल रहा था, वो प्रधान बनते ही स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, बोलेरो सब खरीद लेता है। कितनी बड़ी बात है, हम सब अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखते हैं और फिर भी बस जीते हैं उसी के साथ। हमने कभी सोचा नहीं यार ये तो पार्षद बन गया, ऐसा कौन सा इसकी लॉटरी लग गई। सही बात है। ये प्रधानमंत्री कौन सी लॉटरी लग गई, ये विधायक बनते ही ये 500 करोड़ का मालिक कैसे हो गया, ये सांसद बनते ही 1000-2000 करोड़ का मालिक क्यों बन गया। तो कुल मिला के आम जनता को जाति, भाषा, क्षेत्र का अफीम खिला दिया है। सही बात। आम जनता का मानसिक खतना कर दिया है। आम जनता की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। उसको जाति, भाषा, क्षेत्र, अगड़े पिछड़े, ये वो करके लड़ा रखा है। वास्तव में जो काम करना चाहिए वो काम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एसआईआर का मुद्दा उठा हुआ है, चुनाव आयोग का मुद्दा उठा हुआ है। मैं तो 1-2 वीडियोस देख रही थी कि रैली तो भले ही निकाल रहे हैं विपक्षी दल के नेता, लेकिन भीड़ नहीं आ रही है, किसे हटा रहे हैं पता नहीं, सड़क पे से वो नहीं नजर आ रहा है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोग चले जाइए अगर आपको जाना है तो, और 10 लोग भी बचेंगे तो मैं उनके सामने भाषण दूंगा। मतलब आप जितना भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जनता तो सुनने आ ही नहीं रही आपको। देखिए, और फिर दूसरी बात, एक दिन की कार्रवाई का खर्चा कितना निकलता है जिसको चलने नहीं दिया जाता। सारी चीजों का निचोड़ क्या है। आप जरा सोचिए कि पार्लियामेंट का लगभग पूरा सेशन बर्बाद हो गया किसके नाम पे, एसआईआर के नाम पे। और एसआईआर जो हुआ उसमें बिहार में कितना आया, 65 लाख फर्जी वोट पाई गई। जो मर गए थे उनका नाम चल रहा था, जो शिफ्ट हो गए वहां से दिल्ली बंबई चले गए उनका भी नाम चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम चल रहा था जिसके न बाप दादा वहां रहते हैं, न नाना नानी रहते हैं, जिनका कोई और छोर नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक सी बात है, वो रोहिंग्या होंगे, बांग्लादेशी होंगे, पाकिस्तानी होंगे, या म्यांमार के कुकी होंगे, जो भी है वही। और उसके ऊपर संसद नहीं चलने दी जा रही है। ये देश के साथ देशद्रोह है। मैं कहता हूं ये गद्दारी है, ये अपने आप में मक्कारी है। आपको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिला है देश को सुरक्षित बनाने के लिए। आपने संविधान की शपथ लिया, हम एक सुरक्षित भारत बनाएंगे। सुरक्षित भारत तब होगा जब भारत में कोई विदेशी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का काम ही है, इलेक्शन कमीशन ये आपको ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन कमीशन केवल 2 काम है, वोटर लिस्ट बनाना, चुनाव कराना, वोटर लिस्ट बनाना, चुनाव कराना। कानून के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब एक भी उसमें गलत वोट नहीं होनी चाहिए, कोई मरा हुआ उसमें नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में, कोई आदमी जो उस एरिया से बाहर चला गया उसका नाम नहीं होना चाहिए, और कोई विदेशी नहीं होना चाहिए। बहुत साफ साफ ये हमारा कानून कहता है। एक केवल और केवल भारत के नागरिक ही वोटर होने चाहिए। और हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर उनको कवर फायर देना। सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा PIL फाइल हुई बिहार में एसआईआर का विरोध करने के लिए। एसआईआर के समर्थन में केवल 1 PIL है, मेरी PIL, जिसमें मैंने मांग किया है कि केवल बिहार में एसआईआर नहीं होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हमने ये भी मांग किया है कि 2003 के बाद 2025 में एसआईआर क्यों हो रहा है बिहार में। हर चुनाव के पहले होना चाहिए। लोकसभा चुनाव हो तो भी एसआईआर होना चाहिए, विधानसभा चुनाव हो तो भी एसआईआर होना चाहिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हो तो भी एसआईआर होना चाहिए। क्यों फर्जी आदमी वोट करे। सही बात। किसी भी चुनाव में फर्जी आदमी क्यों करे, कोई विदेशी क्यों वोट करे। भारत के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। इसकी जांच का स्वागत करने की बजाय बाकायदा धरना प्रदर्शन, दिल्ली में धरना, पटना में धरना, पता नहीं कहां और क्यों धरना हो रहा है। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो बोल रहे हैं आम जनता इसके ऊपर विश्वास करेगी। और उनको क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आम जनता को जाति भाषा की अफीम खिला रखा है। आम जनता की सोचने समझने की क्षमता उन्होंने खत्म कर रखी है। वो उनको लगता है कि हम जो बोलेंगे यही बात सामने वाले सुनेंगे, और सुनते भी हैं। मतलब बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपना विवेक लगाए, पता चला बोल दिया तो चाहे कि जो उनके समर्थक है वो बातें खुद ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक कड़वी सच्चाई है। और इसका मूल कारण वही है, न झूठ बोलना अपराध है, न झूठ बोलने पर सजा हो रही है। झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो रखा है, इसलिए लोग झूठ परोसे जा रहे हैं और आम जनता उसमें झूठ को स्वीकार भी कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार एसआईआर के मामले में झूठ सफल नहीं हो रही है, कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात,
झूठ बोलने पर कौवा भी नहीं काट रहा तो वो भी है। नहीं करते। हाँ, तो खैर, मजाक से इतर देखिए, बहुत बड़ी बात है कि झूठ बोलकर लोग निकल जा रहे हैं, झूठी गवाही दे देकर निकल जा रहे हैं। मान लीजिए सारी चीजें बंद हो जाएं या अपराध घोषित हो जाए तो आधे केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि झूठी गवाहियां बंद हो जाएंगी। लेकिन इन सबसे इतर ये बहुत सोचने का, विचारने का मुद्दा है। आप भी सोचिए, और जब तक आप सोच रहे हैं तब तक हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चर्चा आपको कितनी सार्थक लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।